My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing logical reasoning questions from SRC GBO 2025 examination. Start करते हैं session को. And you can also download the PDF for 2025 examination from the Telegram channel Mathological. You can join the Telegram channel and also message me on Telegram at ADITYAKT. और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करना है और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली दिस इज अ सेट with total 4 questions. ठीक है, very easy set. तो pause the video and try to solve it. Each of P, Q, R, S, T, U, V was born in a different month: January, March, May, June, July, November and December of the same year, starting from January and ending in December, but not necessarily in the same order. Same year में born हुए these 7 persons and they all like different colors: yellow, green, purple, red, white, pink and blue. So 7 persons हैं, 7 months हैं, 7 colors हैं जिनको हमें अरेंज करना है. सो ठीक है, persons, months and colors. तो मंथ्स के ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं इनको. जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, नवंबर एंड दिसंबर. देन कलर्स तो ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट, पी वॉज बॉर्न इन मे. P was born in May. Second, only 2 persons were born between P and the person who likes pink. तो P और person who likes pink के बीच में only 2 persons are born. तो ये बात तो क्लियर है क्योंकि 2 persons हैं between P and the person who likes pink. तो ये जो पर्सन पिंक लाइक करता है ये जनवरी या मार्च में तो पॉसिबल नहीं है. सो पी के बाद में 2 पर्सनस का गैप छोड़ के देन नवंबर में ये पिंक लाइकिंग पर्सन बॉर्न हुआ होगा. ओके, यू लाइक्स वाइट एंड वॉज बॉर्न इन अ मंथ विथ 30 डेज. मंथ विथ 30 डेज, ठीक है. तो जून, नवंबर, अप्रैल एंड सितंबर. यहाँ पे जून और नवंबर हमारे मेंशन है 30 डेज के, ठीक है. बट यू लाइक करता है वाइट, तो नवंबर में तो नहीं हो सकता, तो जून में ही होगा. तो यू एंड वाइट इन जून. V was born after the person who likes red color but before P. Before P but after someone. तो P से पहले 2 ही लोग हैं. तो V was born definitely in March और he was born after the person who likes red, यानी जनवरी वाला रेड लाइक करता हो. The person who likes yellow color was born immediately after the person who likes green. तो येलो राइट आफ्टर ग्रीन. येलो और ग्रीन कॉम्बिनेशन है, येलो ग्रीन के बाद है, तो क्लियरली येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा होगा क्योंकि कोई भी और केस में 2 कॉन्सेक्यूटिव तो खाली ही नहीं है स्पेसेस. तो येलो वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ग्रीन. तो ग्रीन फॉर वी एंड पी के लिए येलो हो गया. देखो डायरेक्टली फिलअप होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं करना है. एंड देन टी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एस. ओके, टी एंड एस, पहले एस देन टी एंड बट बिफोर द पर्सन लाइक्स पर्पल. ठीक है, एस टी पर्पल. तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन क्लियर है कि एस आएगा जुलाई में, टी आएगा और फिर पर्पल आएगा दिसंबर में. यही ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कुछ भी और पॉसिबल नहीं है. ठीक है, टी वॉज बॉर्न, हाँ टी बाद में था, ठीक किया हमने. और लास्ट में क्यू डज नॉट लाइक पर्पल. तो क्यू लास्ट में नहीं है, क्यू स्टार्ट में होगा. पी क्यू आर बच गया तो आर लास्ट में आ जाएगा. 7 कलर्स थे तो एक कलर रह गया हमारा, उसको लिखना होगा तो लिख लेंगे, अदरवाइज कंप्लीट हो गया हमारा. अब क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न आफ्टर द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर. तो येलो कलर के बाद में कितने पर्सन बॉर्न हुए हैं येलो के बाद में. येलो पी का है तो 4 पर्सन वर बॉर्न आफ्टर येलो. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, हु वाज बॉर्न इन नवंबर. नवंबर में टी बॉर्न हुआ है, तो ऑप्शन सी अगेन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन एस एंड वी. एस और वी के बीच में देयर आर 2 पर्संस, पी एंड यू. ऑप्शन ए. और लास्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ वाज आर बॉर्न. सो आर वाज बॉर्न इन दिसंबर. सो इजी सेट ओवरऑल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी ज़्यादा इसमें करना नहीं था. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट सेट पे चलते हैं. सो नाउ वी हैव अ सेट बेस्ड ऑन कोडिंग. 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन, 2 तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के. एक मेथड हो गया कि हम उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचे,
ठीक है, एक राइट अप्रोच हो गया कि एग्जैक्टली उसका आंसर क्या होगा ये हमें पता चले। सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन का, यानी कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द राइट आंसर एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, कभी कभी जो सेकंड मेथड है एलिमिनेशन का वो हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि ऑप्शंस तो हमेशा ही गिवन रहते हैं। तो ऑप्शंस गिवन है तो डेफिनेटली हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो है कि व्हाट इज द कोडिंग फॉर ग्रे, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कोडिंग फॉर व्हाइट, यानी कि हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो हम एलिमिनेट करेंगे बचे हुए रॉन्ग आंसर्स को, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट कि करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि अगर हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या है तो उसके लिए बाकी भी कई सारी अननेसेसरी चीज़ें पता लगानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू फाइंड आउट कि ग्रे का कोड क्या होगा, तो ग्रे हमारा कहाँ पे आ रहा है, ग्रे इज कमिंग आउट इन दिस लाइन, ग्रीन येलो ग्रे ऑरेंज। तो हमें ये भी पता होना चाहिए ग्रीन का कोड क्या है, येलो का क्या है, ऑरेंज का क्या है, ये सब कहानी हमें देखनी पड़ेगी, तब जाके ग्रे का आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ग्रे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, बट ऑप्शंस को यूज करें, और साथ में हमें पता है कि ओनली वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट ग्रे कलर एंड व्हाइट कलर, उसके अलावा बाकी से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, सो इफ वी ऑब्जर्व नाउ ग्रे एंड व्हाइट, ठीक है, ग्रे आ रहा है यहाँ पे और व्हाइट हमारा आ रहा है लास्ट में इस लाइन में। तो इफ वी ऑब्जर्व जस्ट दीज टू, इन दीज टू वी हैव ग्रीन एज वेल और ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में ही आ रहा है, और ग्रीन ऑरेंज के साथ साथ हमारा कोडिंग में ZT एंड LO दिस इज कॉमन। तो यानी कि ZT एंड LO ग्रीन और ऑरेंज में से किसी का कलर होगा, किसका है पता नहीं, बट इनको तो एलिमिनेट कर दो, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। ना तो ये व्हाइट होगा और ना ही ये ग्रे होगा। ठीक है, तो इनको तो पहले एलिमिनेट कर दो। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कि अब हमारा सेकंड लाइन में बच गया है KL एंड KY, तो इनमें से कोई एक आंसर है, और बचा है ग्रीन येलो एंड ऑरेंज, येलो एंड ग्रे। ठीक है, तो येलो हमारा फर्स्ट लाइन में भी आ रहा है, और फर्स्ट लाइन में KL और KY में से KY आ रहा है, यानी कि KY मस्ट बी येलो फॉर श्योर। ठीक है, तो KY येलो है तो ये आंसर नहीं है, आंसर हमारा KL है कि KL विल बी ग्रे। सेकंड वन कि व्हाइट का कोडिंग क्या होगा, तो हमारा लास्ट लाइन में आ रहा है, बचा है ब्लू एंड व्हाइट, और बचा है FG एंड SU, और पहली लाइन में भी ब्लू आ रहा है, और ब्लू के लिए SU होगा बिकॉज SU इज कॉमन इन दीज टू, यानी कि SU आंसर नहीं होगा, बच गया हमारा FG, तो FG मस्ट बी व्हाइट। ओके, क्लियर है? तो बोथ क्वेश्चंस आर डन एंड डस्टेड नाउ। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। सो अगला सेट है 6 पर्सन्स ABCDENF आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, और इस सेट में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अरेंज करते हैं। 6 पर्सन्स आर देयर ABCDEF फेसिंग नॉर्थ, दे ईच स्टडी अ डिफरेंट सब्जेक्ट। 6 पर्सन्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, और फिर साथ में दे आर वियरिंग अ शर्ट ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि शर्ट का कलर है। ठीक है, सो दे आर फेसिंग इन नॉर्थ, सो सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। So if this is the north, this is left, this is right. और 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, ओनली 4 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ F हु स्टडीज अकाउंट्स। तो F के लेफ्ट में ओनली 4 पर्सन आर देयर, तो F मस्ट बी एट द फिफ्थ प्लेस, दिस मस्ट बी F एंड F स्टडीज अकाउंट्स। ओके, सब्जेक्ट में यहाँ पे मेंशन करेंगे, पर्सन को टॉप पे, और फिर नीचे कलर आ जाएगा, कलर द शर्ट। Only 2 persons sit between F and the person who wears blue. 2 persons between F and person who wears blue. So these two are between F and the person who wears blue. B wears a yellow shirt and sits to the immediate left of person wearing blue. B yellow, left of blue. Okay. Only 5 persons sit to the left of the person who studies civics and black shirt. तो 5 पर्सन टोटली 6 हैं, यानी कि डेफिनेटली एक्सट्रीम एंड पे अपना बंदा बैठा है जो कि स्टडी करता है सिविक्स और ब्लैक शर्ट, और एक्सट्रीम राइट पे है बिकॉज 5 पर्सन आर टू द लेफ्ट, तो सिविक्स एंड ब्लैक। C studies physics and sits second to the right of the person wearing yellow. Second to the right of the person wearing yellow and study करता है physics। C की बात हो रही है, this must be C in physics। E is immediate neighbor of the person who studies sociology and the person who wears a white shirt, यानी कि दो डिफरेंट पर्सन हैं, एक पर्सन है जो सोशियोलॉजी स्टडी करता है, एक है जो कि व्हाइट शर्ट पहन रहा है, और दोनों के बीच में ई बैठा हुआ है। तो ई सिटिंग बिटवीन सोशियोलॉजी एंड व्हाइट शर्ट। ठीक है, तो कहाँ पे ई बैठा हो सकता है, ई का लोकेशन कहाँ पे हो सकता है, क्या ई का लोकेशन यहाँ पे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल दोनों सब्जेक्ट्स डिफाइंड है, फिजिक्स एंड अकाउंट्स, तो डेफिनेटली सी ई के लिए ये पोजीशन तो पॉसिबल नहीं है, तो ई मस्ट बी सिटिंग है।
एंड सोशोलॉजी एंड वाइट शर्ट। तो शर्ट हमारी फिजिक्स वाले ने अभी तक पहनी नहीं है तो उसको वाइट कलर की शर्ट पहना दी हमने, और फिर बगल में सोशोलॉजी अभी तक नहीं लिया हुआ है तो उसको सोशोलॉजी दे दिया। ओके, और फिर है ए स्टडीज इंग्लिश, ए इंग्लिश यानी कि दिस मस्ट बी ए इंग्लिश एंड डज नॉट वियर अ ब्लैक शर्ट। ठीक है, तो ब्लैक तो ऑलरेडी वैसे भी डिफाइंड हो गया। द वन हु वियर्स अ रेड शर्ट डज नॉट स्टडी अकाउंट। तो अकाउंट नहीं पढ़ा रेड वाला, यानी कि रेड वाला अपना ए ही है, और बचा हुआ कलर जो है वो आ गया अपना एफ के खाते में, और ई के खाते में आ जाएगा बचा हुआ सब्जेक्ट। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ पर्सन हु स्टडीज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ही अभी तक नहीं लिखा था, तो हिस्ट्री अपना ई का सब्जेक्ट हो गया। और पर्सनस सिटिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन स्टडिंग हिस्ट्री, तो देर आर टोटल 4 पर्सनस। लास्ट में डी है, 4 पर्सनस टू द राइट ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट कलर शर्ट डज एफ वियर। तो एफ इज वेयरिंग, जो कलर हमारा बच गया है, क्या बच गया, ब्लैक रेड येलो व्हाइट पर्पल, पर्पल नहीं आया तो पर्पल कलर शर्ट एफ इज वेयरिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन वेयरिंग अ पर्पल शर्ट। तो द आंसर इज डी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। सो नाउ अनदर सेट विद टोटल 3 क्वेश्चंस। A, B, C, D, E, F, G are of different ages. सेकेंड यंगेस्ट पर्सन इज 14 ईयर्स ओल्ड, ओनली 4 पर्सन, यानी कि यहाँ पे बेसिकली एज के बेसिस पे हमें अरेंज करना है और फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टोटल 7 पर्सन है, सेकेंड यंगेस्ट पर्सन इज 14 ईयर्स। ओके, सो रैंकिंग ले लेते हैं एज के बेसिस पे, 1 2 3 4 5 6 7। अब रैंकिंग या तो हम लगाएं हाईएस्ट टू लोएस्ट एज या लोएस्ट टू हाईएस्ट। हाईएस्ट टू लोएस्ट लगाते हैं। इट 1 रैंक इज फॉर द ओल्डेस्ट पर्सन, एल्डेस्ट पर्सन, and 7 is for the youngest person. So person followed by age. Okay. So second youngest person is 14 years old. तो 6th रैंक पे आएगा, 14 years old, second youngest from bottom. Only 4 people are older than F. Only 4 are older than F, यानी कि टॉप 4 में आएंगे। F आएगा 5th पे। F is E is 29 years old. Okay. E की एज 29 है। अभी E कहाँ पे आएगा पता नहीं, बट 29 है डेफिनेटली। E विल बी इधर एट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, क्योंकि फिफ्थ पे तो नहीं आ सकता। 6 पे 14 ईयर्स ओल्ड है, तो क्लियर सी बात है कि फिफ्थ और सिक्स के ऊपर ही होगा। फिफ्थ पे ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, और डी इज ओल्डर देन ए बट नॉट द ओल्डेस्ट। तो डी इज ओल्डर देन ए, तो अरेंजमेंट में डी ए से ऊपर होगा बट नॉट ओल्डेस्ट, यानी कि फर्स्ट पे नहीं होगा। फर्स्ट पे नहीं होगा। अभी हमें नहीं पता कि ए कहाँ पे है, क्योंकि ए हो सकता है हमारा 6 पे 7 पे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम डी और ए को अभी डायरेक्टली अरेंज नहीं कर पाएंगे। बी इज यंगर देन एफ बट ओल्डर देन सी। यंगर देन एफ बट ओल्डर देन सी, यानी कि क्लियरली हमें मिल गया कि बी मस्ट बी एट द 6th प्लेस एंड सी मस्ट बी एट द 7th प्लेस। तो अब हमें ये पता चल गया कि ए का जो रैंक है, ए हमारा थर्ड या फिर फोर्थ पे होगा। सेकंड पे ए होता तो डी को फर्स्ट पे होना पड़ेगा, तो सेकंड पे नहीं हो सकता, तो ए मस्ट बी इधर थर्ड और फोर्थ, और अकॉर्डिंगली डी हमारा 2 या सेकंड या फिर थर्ड पे होगा। ए इज 30 ईयर्स ओल्डर देन बी, तो ए की एज आ गई हमारी इक्वल टू 44। 14 प्लस 30 44 आ गई ए की एज, और डी इज 24 ईयर्स ओल्डर देन द फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन। 24 ईयर्स ओल्डर देन द फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन। ओके, ई हमारा 29 ईयर्स ओल्ड है, ए 44 ईयर्स ओल्ड है, तो यानी कि ए से नीचे रैंकिंग आएगा किसका, ई का रैंकिंग ए से नीचे आना चाहिए। तो अगर ई का रैंकिंग हमारा ए से नीचे आ रहा है तो ई मस्ट बी एट द फोर्थ प्लेस। ये बात तो पक्की हो गई फिर, है कि नहीं, क्योंकि ए फिर उससे अपर रैंकिंग होना चाहिए, और ए की फिर थर्ड रैंक श्योर हो गई, और ए का एज 44 है। डी की फिर सेकंड रैंक श्योर हो गई, ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी हमारा टॉप पे आ गया। और फिर हमें लिखा है डी इज 24 ईयर्स ओल्डर देन द फोर्थ ओल्डेस्ट, यानी कि 29 प्लस 24 53 ईयर्स ओल्ड, डी आ गया। ओके, यही इन्फॉर्मेशन से हम फिल कर सकते हैं। जी की एज नहीं पता लगा सकते, एफ की एज क्या है नहीं पता, सी की एज क्या है नहीं पता, बट हाँ इतना जरूर पता है फॉर श्योर कि जी का एज मस्ट बी ग्रेटर देन 53, और सिमिलरली एफ का एज मस्ट बी ग्रेटर देन 14 और सी का एज मस्ट बी लेस देन 14। So which of the following is true based on the given information? D is the second youngest person.
सेकंड ओल्डेस्ट है, सेकंड यंगेस्ट तो नहीं है, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया. द पॉसिबल एज ऑफ एफ इज 35. तो क्या एफ की एज 35 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रेटर देन 14 तो होना है, बट 29 से छोटा होना है एफ का एज. तो डेफिनेटली नॉट ट्रू. बोथ आर इनकरेक्ट. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके, ठीक है, बोथ आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ मेनी पीपल आर ओल्डर देन एफ बट यंगर देन जी? एफ और जी के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं हमारे? तो बिटवीन एफ एंड जी देर आर 3 पर्सन, डी ए एंड ई. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल एज ऑफ सी इन ईयर्स? तो सी हमारा आ रहा है लास्ट में, लेस देन 14 होगा फॉर श्योर. तो आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी, 12 ईयर्स. ओके, आंसर आ जाएगा हमारा 12 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ दिस इज अ क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन. और क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि आर्ग्यूमेंट हमारा कौन सा पॉसिबल रीजन हो सकता है, पॉसिबल रीजन हो सकता है फॉर द स्टेटमेंट गिवन. स्टेटमेंट कह रहा है डिस्पाइट हैविंग अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज डिस्ट्रिक्ट एक्स हैज नॉट अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माइनिंग कंपनीज. तो abundant mineral resources, but still district X has not attracted significant investment from mining companies. So what could be a possible reason? Possible reason definite होना जरूरी नहीं है, possible हो सकता है. Argument number 1, the regulatory environment in district X is perceived as unfavorable by mining companies. So if the regulatory environment is unfavorable, chances are that there will be lesser investment. This makes sense. Unfavorable environment है इसलिए investment कम हुआ है, possible है, तो this could be a possible reason. Second one, the global prices of the minerals mined in District X has been declining steadily. तो लगातार जो ग्लोबल प्राइसेस हैं 2000 डिक्लाइनिंग, तो डिक्लाइन कर रहे हैं प्राइसेस. तो दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन कि अब जब प्राइसेस ही डिक्लाइन कर रहे हैं लगातार, तो उतना कॉम्पिटेटिवनेस नहीं, मतलब फिर उस केस में बेनिफिट नहीं है कि आके माइनिंग कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें. तो दिस कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबल रीजन, डिक्लाइनिंग प्राइसेस. So both make sense, both can be answer. Option D, because possible reasons पूछ रहा है तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं. Okay, both 1 and 2 are possible reasons. Both can be a reason behind not attracting significant investment from mining companies in District X. Okay, next question. Now in this question we have to read the information carefully, answer the question that follows. You must assume everything in the information to be true. So which of the following can be concluded from the given information? Information है, a new software update was released by TechCorp to address multiple security vulnerabilities in their operating system. So they released a new update to address multiple security vulnerabilities in their OS operating system. Within a week, cyber security firms reported a significant decrease in successful cyber attacks. So जैसे उन्होंने update release किया to address multiple security vulnerabilities, within a week the firms reported significant decrease in the successful cyber attacks. यानी कि clearly decrease आया है, तो उनका जो update है वो successful हुआ. And targeting systems running on TechCorp's OS. तो डायरेक्टली पूरी बात लिखी हुई है कि हाँ डेफिनेटली विद इन अ वीक firms reported a decrease in attacks. Those attacks which were targeting systems based on TechOps OS. अब conclusion number 1, the security vulnerabilities were the primary cause of the successful cyber attacks. Primary cause security vulnerabilities. तो जो update release हुआ है, this update was targeted to address multiple security vulnerabilities only. उन्हीं को टारगेट कर रहा था और इसके बाद ही डिक्रीज आया है, तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव बीन द प्राइमरी कॉज. क्योंकि अगर वो प्राइमरी कॉज नहीं होते, तो क्योंकि उन्हीं को एड्रेस करता हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट था, तो सॉफ्टवेयर अपडेट से डिक्रीज इन दोज साइबर अटैक्स नहीं आता, बट आया है. तो दैट इंप्लाइज दैट डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Second one, the new software update effectively addressed the security vulnerabilities in TechCorp's operating systems. That also makes sense. That also can be concluded, because if this was not effectively addressing the vulnerabilities, तो फिर decrease in cyber attacks नहीं आता. But since there is a decrease in cyber attacks, significant decrease in cyber attacks, so definitely this must have effectively addressed the vulnerabilities as well. Both are true. Both 1 and 2 follow from this. Okay. Next one. Now we have a direction based question. Mr. Chen starts from point A and drives 5 km towards the east. He then takes a right turn and so on. Okay, so this is north, this is south, east and west. So starting from point A, let us say this is point A. Mr. Chen starts from point A and drives 5 km towards the east. Then he takes a right turn and drives 9 km. Right turn, then 9 km. And he takes a final right turn and drives 12 km and stops at point B. This should be point B. Okay. ठीक है. Mr. Tai starts from point P, which is 25 km east of point A.
25 kilometer east of point A, and that is point P. So 25 kilometer east है, यानी कि this distance will be 20, and drives 3 kilometer towards east further. Okay, and he then takes a right turn and drives 9 kilometer. So 9 kilometer ही ये भी क्या था साउथ में, and Mr. Chen और फिर Mr. Tai has also gone 9 kilometers towards the south, and he takes a final right turn and drives 5 kilometer and stops at point Q. राइट टर्न लेके 5 किलोमीटर ड्राइव करके स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू. क्वेश्चन इज आस्किंग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड पॉइंट बी. ओके, सो दिस डिस्टेंस ईयर, क्या डिस्टेंस आ जाएगा ये हमारा, 12 तो ये हो गया. ये डिस्टेंस क्या आने वाला, दिस डिस्टेंस ईयर. सो दिस टोटल हियर इज 20 + 3 23. तो 23 - 5, दिस डिस्टेंस ईयर, दिस विल बी, एक सेकेंड, ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है. अभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है. लेफ्ट टर्न लेके 5 किलोमीटर गया है. सो डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा. दिस डिस्टेंस हियर, दिस इज 23, दिस इज 5. तो 12 + 23 + 5 टोटल आ जाएगा 28 + 12 40 किलोमीटर्स. दिस इज पॉइंट क्यू, 40 किलोमीटर्स. ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, एक और अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस में हम यूज़ कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ कोऑर्डिनेट्स. अगर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हों, यानी कि 7-8 मल्टीपल स्टेप्स हों, तो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट. ठीक है, तो हम अपना जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको 0,0 मान लेंगे, और ईस्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन +x +y. तो वही कहानी, ठीक है, कि अप इज़ ऑल्सो प्लस, डाउन इज़ माइनस, राइट इज़ प्लस, यानी कि ईस्ट इज़ प्लस एंड वेस्ट इज़ माइनस. अब 0,0 से स्टार्ट कर रहे हैं. मिस्टर चेन ने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, तो लेट अस अज्यूम कि पॉइंट ए इज 0,0, ठीक है, एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड द ईस्ट. तो ईस्ट इज +x, तो यानी कि डायमेंशन क्या हो जाएगा, 5,0. नाउ द पॉइंट इज 5,0, एंड ही देन टेक्स अ राइट टर्न. राइट टर्न यानी कि ईस्ट में जा रहा था, राइट टर्न क्या होगा, साउथ में. साउथ यानी कि नेगेटिव, तो माइनस करोगे, और 9, और ये माइनस किस में होगा, वाई एक्सिस पे. तो दिस विल बी 5, -9. And then he takes a final right turn and drives 12 किलोमीटर एंड स्टॉप्स एट पॉइंट बी. तो अब फिर से क्या ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है, और राइट टर्न लेके कहाँ पे जाएगा, वेस्ट में जाएगा. वेस्ट यानी कि माइनस इन एक्स एक्सिस. और कितना गया है, गया है 12 किलोमीटर्स. तो 5 - 12 -7, -9. दिस इज पॉइंट बी. फिर क्वेश्चन बता रहा है कि ही देन टेक्स मिस्टर ताई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी विच इज 25 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एक्स. पॉइंट ए, पॉइंट ए के 25 किलोमीटर ईस्ट में है पॉइंट पी, और ईस्ट यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन. तो पॉइंट पी विल बी 25,0. ठीक है, ड्राइव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो 25 + 3 28,0. देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 9 किलोमीटर. तो 28, -9. एंड एट लास्ट ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न. लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट टर्न हमारा हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट अगेन, और जा रहा है 5 किलोमीटर. तो 33, -9. दिस इज पॉइंट क्यू, एंड वी हैव टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी विच इज -7, -9 एंड पॉइंट क्यू. तो बी और क्यू में जो हमारा वाई का डिस्टेंस है वो तो सेम है, -9 ही आ रहा है. तो बस जो एक्स का डिस्टेंस है उसका डिफरेंस लेना है. -7 और 33 का डिफरेंस क्या आएगा, 33 - -7 विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. तो ऐसे भी कर सकते हो, बट एग्जाम में वही मेथड ज़्यादा फॉलो करना है जिसको प्रैक्टिस किया. अगर पहले से प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज जो मेथड तुम फॉलो कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ we've been given multiple criteria for selection in this question. बट ऐसा क्वेश्चन जब भी करो एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, तो सीधे सीधे ऑप्शन दे के करो, इसको सॉल्व करो. इंस्टेड ऑफ सारी की सारी कंडीशंस को पढ़ने के बाद उसको एडजस्ट करने के बजाय डायरेक्टली ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं. तो हर्ष के बारे में बात हो रही है, और क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आर देयर. हर्ष विल बी सेलेक्टेड एज ही हैज़ डन MBA. फिर दिया हर्ष विल नॉट बी सेलेक्टेड. तो नॉट बी सेलेक्टेड को पहले एलिमिनेट कर लो, हो सकता है उसी में कोई एलिमिनेट हो रहा हो. तो हर्ष विल नॉट बी सेलेक्टेड एज ही डज नॉट फुलफिल द एज क्राइटेरिया. एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया इज दैट
not be more than 37 years of age as on 1 January 2021. तो हर्ष इज बॉर्न ऑन 14 मई 1983. तो 14 मई 1983, तो 83 1990 पे हो जाएगा 7 ईयर्स का. और फिर डेफिनेटली यहाँ पे ये 37 ईयर्स से ज़्यादा का हो रहा है. ही विल बी मोर देन 37 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2021, बिकॉज 1990 में 7 ईयर्स का हो गया, 2000 में 17, 2020 में हो जाएगा 37 का. 14 में 2020 में ही विल बी 37 ईयर्स. सो डेफिनेटली एज की वजह से ही विल नॉट बी सेलेक्टेड. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. तो तुम्हें कम से कम पढ़ना पड़ेगा अगर डायरेक्टली ऑप्शन से जाओगे, अदरवाइज सारी कंडीशंस पढ़ोगे सारा, फिर इसके बाद में पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो नॉट नीडेड. ऑप्शंस देखते अगर पहला वाला सेलेक्ट हो रहा होता तो फिर दूसरे को चेक करते कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है. ठीक है, एक्सपीरियंस देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है. क्वेश्चन में कंडीशन क्या मेंशन है अकॉर्डिंगली करते. एक और क्वेश्चन है इस पर आगे, वो भी देखेंगे. नेक्स्ट वन, मिस्टर येन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 11 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन अगेन सेम स्टोरी. ठीक है, सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. Starts from point A and drives 11 kilometers toward the east, takes a right turn, drives 3 kilometers, and then it takes final left turn and drives 4 kilometers. Okay, stops at point B. Mr. Chow starts from point P, which is 19 kilometers east of point A. 19 यानी कि this distance here, this will be 8, and drives 15 kilometers towards the east, further 15 kilometers towards the east. Then he takes a right turn and drives 3 kilometers and takes a final right turn and drives 12 kilometers. So again right and drives 12 kilometers. So what would be distance between, and now this is point Q, तो Q और B के बीच का distance क्या होगा. Okay, so here the distance is 23, 8 plus 15 23, और यहाँ पे this is 4, this is 12. So ये distance आ जाएगा हमारा 23 minus 4 plus 12, 23 minus 16 यानी कि 7 किलोमीटर्स. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. और जो सेकंड मेथड देखा था कोऑर्डिनेट वाला, उससे भी सॉल्व करके अपने पे ट्राई कर लेना. ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 7 स्ट्रेट अवे. ठीक है, जब भी कोऑर्डिनेट वाला हम मेथड ट्राई करेंगे तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोऑर्डिनेट में वैल्यू आ रहा है 2,5, एक पॉइंट का और दूसरे पॉइंट का वैल्यू आ रहा है 5,9, तो क्या देखेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस देखा हमने 2 और 5 का डिस्टेंस आया 3, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 3 का, और वर्टिकल डिस्टेंस देखोगे 5 और 9 का, ये है 4 का. हॉरिजॉन्टल यानी कि ईस्ट वेस्ट में और नॉर्थ साउथ में. ठीक है, 3 का डिस्टेंस है, 4 का डिस्टेंस है, तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा दिस विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच इज इक्वल टू 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. कॉज कह रहा है हमारा कैंपेन वॉज लॉन्च्ड 6 months ago by the local government to promote better eating habits and consistent exercise among the residents. तो कैंपेन लॉन्च किया था लोकल गवर्नमेंट ने, एंड दैट कैंपेन वॉज लॉन्च 6 months ago. टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइमिंग भी स्टेटमेंट मेंशन होगी, वो भी कभी कभी फंसाने वाली हो सकती है. ठीक है, कैंपेन फॉर एग्जांपल लॉन्च किया 6 months ago, और फिर एक इफेक्ट हमारा क्या है कि 2 साल पहले से ही फेवरेबल बात कहे, बट कह रहा है 2 साल पहले से हो रहा है, तो फिर वो कॉज नहीं हो सकता, क्योंकि कॉज बाद में हो इफेक्ट पहले हो ऐसा नहीं होगा, हमेशा इफेक्ट विल बी आफ्टर द कॉज. ठीक है, सो टाइमिंग भी ध्यान रखना है. Campaign was launched 6 months ago by the local government to promote better eating habits and consistent exercise among residents. So यानी कि हेल्थियर हैबिट्स के बारे में प्रमोशन हो रहा है. इफेक्ट नंबर 1, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ओबेसिटी. इंक्रीज इन ओबेसिटी यानी कि प्रमोट किया और इसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ी. क्या इसका सेंस बनता है, मोटापा तो प्रमोट करने की वजह से नहीं बढ़ेगा, कम होना चाहिए. सो कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है, तो दिस कैन नॉट बी द इफेक्ट. देयर माइट बी सम अदर रीजन, कोई और रीजन होगा, कोई और कॉज होगा, बट दिस विल नॉट बी द कॉज. तो इफेक्ट नंबर 1 कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है, तो 1 तो आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा. तो बी है या फिर डी है. अब बी और डी से भी समझ में आ रहा है कि सेकंड तो डेफिनेटली हमारा इफेक्ट है ही है, ये बात तो श्योर है. ऑप्शंस को देख के भी लग रहा है कि सेकंड इफेक्ट है. और सेकंड कह रहा है लोकल जिम्स एंड फिटनेस सेंटर्स हैव सीन एन इंक्रीज इन मेंबरशिप्स. तो मेक सेंस बिकॉज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बेटर ईटिंग हैबिट्स एंड कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, तो पीपल आर ज्वाइनिंग जिम्स एंड फिटनेस सेंटर्स. तो सेकंड ऑफ कोर्स इज इफेक्ट. ऑप्शंस को देख के भी पता है कि सेकंड तो इफेक्ट अपना है ही है, थर्ड को ही टेस्ट करना है हमें. थर्ड कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैव बीन फोर्स्ड टू क्लोज डाउन सिंस लास्ट 3 months. तो लास्ट 3 months में हो रहा है, यानी कि डेफिनेटली कॉज के बाद हो रहा है. बट क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑल फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैव बीन फोर्स्ड टू क्लोज डाउन. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे. एक तो बात कर रहा है कि सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑल फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैव बीन क्लोज डाउन,
तो ये अपने आप में बहुत ही अनरियलिस्टिक है. दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक है कि नहीं. अगर मे बी सम फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स आर बीइंग क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ लोअर सेल्स, डिक्रीज इन सेल्स, तब तो समझ में आता. बट ऑलमोस्ट ऑल डज नॉट मेक सेंस. तो वेरी अनरियलिस्टिक. ऑल्सो स्टेटमेंट ये भी कह रहा है फोर्स टू क्लोज डाउन. तो ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी क्लोज डाउन करा रही है. तो गवर्नमेंट क्लोज तो नहीं करा रही थी. गवर्नमेंट क्या कर रही थी? प्रमोट कर रही थी. प्रमोशन किया है. तो ये भी दिस इज ऑल्सो नॉट समथिंग. ठीक है, लॉस की वजह से बंद करें ऐसा नहीं, फोर्स टू क्लोज डाउन. सो दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक. तो ये इफेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, अगर ये होता है कि डिक्रीज इन सेल्स आया है, 2-4 रेस्टोरेंट क्लोज हो गए हैं, तब तो हम इसको इफेक्ट मान लेते. बट यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम है कि ऑलमोस्ट ऑल आर बीइंग क्लोज डाउन, तो देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर, सम अदर रीजन, सम अदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर दैट. ठीक है, डेफिनेटली द कॉज इज नॉट फॉर दिस इफेक्ट. तो दिस इज नॉट द आंसर. ओनली 2 इज द पॉसिबल इफेक्ट. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओनली 2 इज अ पॉसिबल इफेक्ट इन दिस केस फॉर श्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फॉलोड बाई 2 स्टेटमेंट्स. ठीक है, हमें कंक्लूड करना है. डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन हमें कह रहा है 5 फ्रेंड्स हैं पी क्यू आर ए एंड बी एंड दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस. सबकी एज डिफरेंट है. तो हु अमंग देम इज द सेकंड यंगेस्ट? सेकंड यंगेस्ट कौन सा है? तो पहले पहला स्टेटमेंट अकेले कंसिडर करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ओनली बी इज एल्डर देन क्यू एंड क्यू इज एल्डर देन आर. ओनली बी इज एल्डर देन क्यू, यानी कि बी क्या है? बी का एज इज, बी इज एल्डेस्ट. एक सेकंड, एक सेकंड. ओनली बी इज एल्डर देन क्यू. ठीक है, सो क्यू इज एल्डर देन एवरीबडी एल्स. तो बी इज एल्डेस्ट फॉर श्योर. तो अगर बी एल्डेस्ट है तो क्यू मस्ट बी सेकंड एल्डेस्ट. बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सेकंड यंगेस्ट के बारे में. सेकंड एल्डेस्ट है क्यू, और क्यू इज एल्डर देन आर. अब आर कहाँ पे है पता नहीं. तो डेफिनेटली फर्स्ट अकेला तो नॉट सफिशिएंट, बिकॉज वी नो एल्डेस्ट इज बी, क्यू इज सेकंड एल्डेस्ट, आर कहाँ पे है पता नहीं. हमें चाहिए सेकंड यंगेस्ट, दैट कैन नॉट बी नोन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट. सेकंड को देखते हैं. सेकंड इज सेइंग ओनली आर इज यंगर देन पी. अब ये बात कर रहा है, बिल्कुल देखो डाउन की बात कर रहा है. ओनली आर इज यंगर देन पी. ठीक है, तो और फिर आर के अलावा देयर इज नो बडी एल्स विच इज यंगर देन पी. तो आर मस्ट बी यंगेस्ट एंड पी मस्ट बी सेकंड यंगेस्ट. तो बस काम खत्म हो गया, पता चल गया हमको सेकंड यंगेस्ट इज पी. तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. ऑप्शन बी इज द आंसर. डेटा गिवन इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज नॉट. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन. अगेन सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा. सो ऑप्शंस देखते हैं. शी विल बी सेलेक्टेड, शी विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड एज शी वर्क्स इन अ प्राइवेट बैंक. कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन है हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन सी, ये सी देखो. हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, बट एक्सपीरियंस जो है दैट शुड बी इन फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट एंड दैट शुड बी ऑफ एटलीस्ट 3 years. तो हमारा क्वेश्चन बता रहा है शी ऑल्सो डिड. ठीक है, शी इज़ वर्किंग इन अ प्राइवेट बैंक एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव इन द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट. तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में काम कर रही है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है. 3 years का एक्सपीरियंस है कि नहीं है वो देखते हैं. शी हैज़ बिन वर्किंग विद द बैंक फॉर लास्ट 5 years. तो एक्सपीरियंस भी है हमारा. तो ये तो आंसर नहीं होगा. ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी, शी विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड एज शी स्कोर्ड ओनली 57%. कंडीशन था हैव पास्ड एम कॉम. एम कॉम पास होना चाहिए और एटलीस्ट 55% होना चाहिए. तो अगर 57% है और एम कॉम भी है तो डेफिनेटली शी कैन नॉट बी रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि 57% आ रहा है, 55% तो चाहिए था और एम कॉम भी है. शी विल बी सेलेक्टेड एज शी इज बॉर्न ऑन, यानी कि एज की बात कर रहा है. एज पे मैंशन है कि एज मस्ट बी बिटवीन 27 and 35 एज ऑन 1st January 2021. 27 and 35 1st January 2021. तो शी वॉज बॉर्न ऑन 23 September 1992. तो सितंबर 1992 पे अगर बॉर्न हुआ है तो 1999 में 7 years हो जाएगा और फिर 2019 में 27 years हो जाएगा. 27. तो शी इज़ डेफिनेटली 27 ईयर्स से ज़्यादा एज है और 35 से तो कम ही है. तो क्लियरली शी कैन नॉट बी रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. तो रिजेक्ट नहीं हो सकती है. तो एक ही ऑप्शन बच गया, शी मस्ट बी सेलेक्टेड. अब बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, कंडीशन फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली कर ही रहा होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है. तो ऑप्शन ए इज द आंसर. शी विल बी सेलेक्टेड एज शी फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया. दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट एंड रीजंस. पॉसिबल रीजंस हमें आइडेंटिफाई करना है. स्टेटमेंट कह रहा है डिस्पाइट हैविंग अ वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, District A has not seen significant growth in export earnings from textile in the past decade. So there is a well-established textile industry, but despite that, District A has not seen significant growth in export earnings from textiles in the past decade. So what could be a possible reason? Reason number 1, the global demand for textiles has been steadily declining. So if the demand is declining globally,
तो एक्सपोर्ट्स तो बाहर की बात कर रहे हैं, ग्लोबल डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्लोबल डिमांड इज डिक्लाइनिंग, सो दैट मेक्स सेंस कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स विल नॉट बी ग्रोइंग फॉर दैट बिकॉज ऑफ दैट रीजन. तो फर्स्ट could be a possible reason. Second one, infrastructure for transporting textiles from district A to major ports is inadequate and outdated. So infrastructure for transporting to major ports, that is not inadequate and also outdated. If the infrastructure is not adequate, तो ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपडेटेड नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारा वो कॉस्टलियर हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा. और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टलियर हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो उसका कॉम्पिटिटिवनेस कम होगा, भाई महंगा पड़ेगा ना. और अगर महंगा पड़ेगा, इफ इट विल बी कॉस्टलियर, तो इट विल नॉट बी कॉम्पिटेटिव, और कॉम्पिटेटिव नहीं होगा तो फिर अर्निंग्स कैसे ग्रो होगा, नहीं ग्रो होगा. तो डेफिनेटली सेकंड कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबल रीजन. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कैन बी पॉसिबल रीजन. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन. और आर्गुमेंट हमारा स्ट्रेंथन कर रहा है, वीकन कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. स्टेटमेंट इज सेइंग इंजीनियरिंग इज अ प्रेफर्ड फील्ड फॉर अंडर ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो इंजीनियरिंग इज अ प्रेफर्ड फील्ड फॉर अंडर ग्रेजुएशन, और क्यों है, बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. सो बेसिकली स्टेटमेंट हमारा कह रहा है सिंपली कि इंजीनियरिंग मीन्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट इज वाई इट इज अ प्रेफर्ड फील्ड बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो अगर कोई हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, इफ द आर्ग्यूमेंट इज सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट, तब तो स्ट्रेंथन कर रहा है, और अगर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में जा रहा है तब वीकन कर रहा है. पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, अ रिसेंट सर्वे सेज दैट कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज अर्न 7% मोर देन इंजीनियर्स. तो सर्वे इज सेइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स earn 7% more than engineers. So if commerce students are earning more, they have better job opportunities instead. As per the first argument, commerce students have better जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि उनको जॉब मिल रहा है, जॉब में सैलरी भी तो बेटर होना चाहिए. ठीक है. सो दैट बेटर सैलरी इज बीइंग अर्नड बाय कॉमर्स स्टूडेंट्स इंस्टेड. तो फर्स्ट इज वीकनिंग द स्टेटमेंट, वीकन कर रहा है, स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है, वीकन कर रहा है. ठीक है, कि प्रेफर्ड फील्ड तब तो कॉमर्स हो जाएगा, इंजीनियरिंग क्यों होगा. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा डेफिनेटली वीकेंड कर रहा है. सेकंड वन, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन ले ऑफ्स फॉर इंजीनियर्स बाय बिग टेक जाइंट्स दिस ईयर. तो देयर इज अ इंक्रीज इन ले ऑफ्स ऑफ इंजीनियर. ले ऑफ्स यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, तो डिक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड, बिकॉज ले ऑफ हो रहा है. सो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट जा रहा है कि इंजीनियरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज जो प्रॉमिसिंग दिखा रहा है हमारा स्टेटमेंट, वैसा है नहीं. देयर इज अ इंक्रीज इन ले ऑफ्स. सो दैट सेकंड इज ऑल्सो वीकनिंग द गिवन स्टेटमेंट. बोथ आर वीकनिंग. Option D is the answer, that both 1 and 2 weaken the argument instead. Okay. Next question. Q is married to A and she is the mother of P. P is married to R and is the mother of S. T is the only brother of S and is married to U. तो Q और T का रिलेशनशिप क्या होगा. Q से स्टार्ट करके और फिर हम खत्म हुए एकदम T पे. तो Q is married to A. Q and A are married and she is mother of P. तो Q is married to A. Q is mother of P. Q मदर के लिए माइनस साइन, यानी कि मेल के लिए प्लस साइन और फीमेल के लिए माइनस साइन. ठीक है. और डबल लाइंस यानी कि मैरिज, और सिंगल लाइन यानी कि रिलेशन, ब्रदर सिस्टर होंगे, सिबलिंग्स होंगे. ठीक है. सो और यही हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो जनरेशन गैप. सो क्यू एंड ए आर मैरिड एंड शी इज द मदर ऑफ पी. ओके. एंड पी इज मैरिड टू आर एंड इज द मदर ऑफ एस. तो पी इज मदर ऑफ एस. ओके. and T is the only brother of S. So T is brother of S, brother यानी कि मेल, and is married. T is married to U. तो U फीमेल हो गया. क्वेश्चन पूछा हाउ इज Q रिलेटेड टू T. Q एंड T का रिलेशनशिप. Q is mother of P and P is mother of T. तो T's mother is P और P's mother is Q. तो Q is mother's mother. Option A is the answer. Mother's mother is there. Q is mother's mother of T. Okay. Next question. In a certain code language, A plus B implies A is the mother of B. A minus B implies A is the brother of B. A cross B implies A is the wife of B. And A percentage B means A is the father of B. And A hash B means A is the daughter of B. और फिर हमें चार स्टेटमेंट गिवन है. क्वेश्चन पूछ रहा है which of the following means that K is the husband of daughter of M. ऑप्शंस क्या गिवन है. ऑप्शन ए कह रहा है हमारा only 2. ऑप्शन बी बोथ 2 and 4. ऑप्शन सी ओनली 4 एंड ऑप्शन डी बोथ 1 and 4. यानी कि 4 तो हमारा देखो ऑप्शन बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है. ठीक है. तो हम सबसे पहले फोर्थ को टेस्ट करते हैं. अगर फोर्थ करेक्ट रहा हमारा
तो उसके बाद हम सेकंड को टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि सेकंड भी कई ऑप्शंस में आ रहा है। ठीक है, अगर फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, यानी कि फोर्थ अगर करेक्ट नहीं हुआ, तब तो फिर श्योर है हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा, कि फोर्थ हमारा 3 ऑप्शंस में आ रहा है। ठीक है, और अगर फोर्थ करेक्ट हो गया तो फिर सेकंड को टेस्ट करेंगे। अगर सेकंड करेक्ट हो गया तो फिर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड करेक्ट नहीं हुआ तो फिर सी और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, तो पहले फोर्थ को टेस्ट करते हैं। फोर्थ हमारा कह रहा है वी हैश एन, और हैश यानी कि डॉटर ऑफ ए इज डॉटर ऑफ बी, यानी पहले वाला इज डॉटर ऑफ सेकंड पर्सन, यानी कि वी इज डॉटर ऑफ एन। ओके, सो एन's डॉटर इज वी। n cross s, cross implies n is wife of s, n is wife of s. Okay, then s percent r, percent यानी कि s is father of r. Okay, s is father of r, तो r यानी कि ब्रदर या सिस्टर होगा v का। r परसेंट y, तो r is father of y, and y hash k, hash यानी कि y is daughter of k, y is daughter of k, तो k and r must be married, तभी तो, क्योंकि y is daughter of r as well as k। ठीक है, सो ये अरेंजमेंट बना, वाई इज डॉटर ऑफ के, डॉटर है यानी माइनस साइन आ गया, और आर और के मैरिड है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि के इज द हस्बैंड ऑफ डॉटर ऑफ एन, तो यहाँ पे हमें जेंडर तो पता नहीं लग रहा है। ठीक है, जेंडर तो पता नहीं लग रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वी एन हो गया, वी हैश एन, वी हैश एन, वी इज डॉटर ऑफ एन। ठीक है, हाँ तो वी तो डॉटर थी, बट के तो हस्बैंड उसका तो नहीं है ना। और फिर हमारा एन क्रॉस एस, एन इज वाइफ ऑफ एस। ठीक है, एस परसेंट आर, एस इज फादर ऑफ आर। ठीक है, आर परसेंट वाई, आर इज फादर ऑफ वाई, तो आर प्लस है, ये माइनस है, तो डेफिनेटली हमारा के इज हस्बैंड ऑफ डॉटर ऑफ एन, तो एन की डॉटर वी है, वी का हस्बैंड नहीं है के हमारा के वाइफ है यहाँ पे इंस्टेड, तो फोर्थ तो इनकरेक्ट है, ओनली टू, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ओनली टू हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, एक बार फिर भी सेकंड को भी देख लेते हैं। सेकंड और फोर्थ में मोस्टली चीज़ें सेम है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इस पार्ट में यहाँ पे। ठीक है, पहले तो चीज़ें सेम ही है, तो पहला शुरुआत का तो सेम ही है कि एन एस एंड वी, यहाँ तक चीज़ें सेम है। इसके बाद में कह रहा है एस परसेंट आर, तो भी सेम है, और फिर आर माइनस वाई, तो आर इज ब्रदर ऑफ वाई, आर इज ब्रदर ऑफ वाई। ओके, एंड देन वाई इंटू के, यानी वाई इज वाइफ ऑफ के, तो यानी कि वाई विल ऑल्सो बी डॉटर ऑफ एन, एंड के इज हस्बैंड ऑफ वाई, तो यस हमारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉज एंड इफेक्ट दो स्टेटमेंट मेंशन है। स्टेटमेंट नंबर 1, एयर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज बाई 20% इन द लास्ट 2 months, तो इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन बाई 20% इन लास्ट 2 months। एंड सेकंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ एस्थमा केसेस इन द सिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, और फिर हमारा नंबर ऑफ एस्थमा केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ड्यू टू एयर पॉल्यूशन एस्थमा केसेस मस्ट हैव इंक्रीज, इसका उल्टा थोड़ी होगा। तो क्लियरली फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकंड इज इफेक्ट, first is cause and second is effect, option D will be the answer। Okay, so these were all the questions in this session, or definitely this was a very doable set। all these questions can be completed in 30 minutes। और देखो स्पेशली SIGBO एग्जामिनेशन में इंग्लिश का सेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग, दीज टू सेक्शंस आर देयर, जो कि स्कोरिंग सेक्शंस है, जहाँ पे कि तुम्हें डेफिनेटली, अगर बाकी सेक्शंस डिफिकल्ट भी आते हैं, तुम्हारे DIs कई आएंगे जो कि टाइम टेकिंग होंगे, आ सकते हैं। ठीक है, या फिर ईजी आए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो दिक्कत ही क्या है, वहाँ भी तुम स्कोर अपना इंक्रीज करोगे। बट ये दो सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे कि डेफिनेटली तुम्हें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी। ठीक है, और डेफिनेटली जो लास्ट ईयर का सेट हमने देखा, सारे के सारे 25 क्वेश्चंस देखे, तो ऑल क्वेश्चंस वर वेरी डूबल, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो फंसाने वाला हो। बस हाँ, कोशिश ये करनी है कि तुम्हें अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करना है। जो भी
LR के सेट आ रहे हैं 3 और 4 क्वेश्चंस वाले, उनमें हमेशा ये टेस्ट करना है, चेक करना है सेट को सॉल्व करने से पहले कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्या ये क्वेश्चंस हमारे डेफिनेट डायरेक्शन में, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कंडीशनल क्वेश्चंस हो कि क्वेश्चन का अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उस केस में क्या करना है कि देखो, इनिशियली 30 मिनट्स में से जो इनिशियली फर्स्ट 5-10 मिनट्स है, वहाँ पे तुम्हें अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि वहाँ से ही कॉन्फिडेंस बनता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए पहले उन क्वेश्चंस को करो जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हैं, और जहाँ पे तुम डेफिनेटली ये बहुत कम टाइम में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने लास्ट में किया, अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि इस क्वेश्चन को तुम 20 सेकंड्स में कर सकते थे कंप्लीट। तो ऐसे जो क्वेश्चंस में तुम्हें क्रिटिकल रीजनिंग के मिल रहे हैं, उनको भी फटाफट से निपटाओ स्टार्ट में। ठीक है, बट हाँ ये है कि ऐसे क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आएंगे तो वहाँ पे आंसर में श्योर नहीं होगे तुम। तो साथ में जो बाकी क्वेश्चन हैं, पहले उन क्वेश्चन को करना है जो कि तुम्हारे विद इन 30 to 40 सेकंड्स कंप्लीट हो रहे हैं, फिर उसके बाद में बीच में जो पजल लेते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, दिस शुड बी योर अप्रोच इन द एग्जाम। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर साथ में किसी भी क्वेश्चन के कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट्स कि तुम्हें सेशन कैसा लगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।